हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं डीसी कटरे ए स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। पूरा विश्व आज कोरोना से लड़ रहा है और हमें भी इस कोरोना से लड़ना है, इसीलिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। Hello, dear students and friends. I am DC Katre, A Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। स्टूडेंट्स, मैंने आज आपके लिए लेकर आया हूँ HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 1 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक लेक्चर 4, बहुत ही आसान टेक्निक के। लेक्चर 4 स्टार्ट करने के पहले लेक्चर 3 में हमने स्टडी किए थे कुछ टॉपिक्स, हम यहाँ पर एक बार रिकॉल कर रहे हैं। क्वांटिफायर्स। अब क्वांटिफायर्स यानी क्या? कुछ स्पेशल वर्ड्स है जैसे कि देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल। इन स्पेशल वर्ड्स को हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। इसको हमने डिफाइन भी किया था। द फ्रेजेस क्वांटिटी द वेरिएबल इन एन ओपन सेंटेंसेस, मतलब वर्ड्स there exist and for all are called quantifiers। यानी सिंपली there exist and for all इन वर्ड्स को हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। उसके टाइप्स, for all इस क्वांटिफायर को कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एंड there exist इस क्वांटिफायर को कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसकी डिटेल स्टडी लास्ट लेक्चर में आप ओपन करके कर सकते हैं। उसके बाद क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। Quantified statements means statements involving quantifiers are called quantified statement। ऐसे स्टेटमेंट जिसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? क्वांटिफायर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम कहते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, ड्यूअल्स। ड्यूअल्स क्या होता है? किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं? तो ड्यूअल्स मीन्स जैसे टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स है S1 एंड S2 are said to be duals of each other if one can be obtained from other by replacing। मतलब S1 और S2 ये एक दूसरे के ड्यूल्स है। ऐसा हम कब कहते हैं? जब हम एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। देखो सिंबल्स है, स्पेशल सिंबल्स है। कंजंक्शन को डिसजंक्शन में रिप्लेस कर दो, डिसजंक्शन कंजंक्शन। स्मॉल टी के जगह स्मॉल सी के जगह स्मॉल टी, और के जगह एंड के जगह और, कैपिटल टी के जगह कैपिटल एफ एंड कैपिटल एफ के जगह कैपिटल टी। तो ऐसे जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तब हम उन दो स्टेटमेंट्स को कहते हैं एक दूसरे का ड्यूल्स। इसमें निगेशन कैन नॉट बी चेंज और रिप्लेस। इसके बाद हमने स्टडी किया था निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट्स पहले हम पढ़ चुके हैं, जैसे कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, निगेशन है, इम्प्लीकेशन है, डबल इम्प्लीकेशन है। तो अब इनके निगेशन क्या होंगे ये हम इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो इस टॉपिक को डिटेल पढ़ने के लिए, डिटेल स्टडी के लिए लेक्चर 3 का जो वीडियो है वो आप ओपन करके स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। देखिए कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव हम एक बार फिर से उसको रिकॉल करेंगे। हियर कॉन्वर्स ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू, यानी यहाँ पर स्पेशली याद रखना है कि जो इम्प्लीकेशन वाले जो स्टेटमेंट होंगे, मीन्स इफ और देन का यूज करने वाले स्टेटमेंट होंगे, उनका ही हम कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पी इम्प्लीकेशन क्यू का कॉन्वर्स होता है क्यू इम्प्लीकेशन पी। अब पी इम्प्लीकेशन क्यू में क्या होता है? जो इफ के बाद में स्टेटमेंट है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद अदर वाले जो स्टेटमेंट होता है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी इम्प्लीकेशन क्यू का कॉन्वर्स क्या होगा? क्यू इम्प्लीकेशन पी। पी इम्प्लीकेशन क्यू का इनवर्स होगा निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, एंड पी इम्प्लीकेशन क्यू का कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी। सिंपली हमको क्या करना है, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में सिंपल पी और क्यू ये स्टेटमेंट को पुट करना है। इसका एक एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट दिया है
इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। सबसे पहले यहाँ पर हम दो सिंपल स्टेटमेंट को निकाल के रख देते हैं, P और Q से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इफ के बाद स्टार्ट होने वाला जो सिंपल स्टेटमेंट है उसे हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे P मीन्स सरफेस एरिया डिक्रीजेस, और देन के बाद में Q प्रेशर इंक्रीजेस। देखिए Q को हम लिख रहे हैं प्रेशर इंक्रीजेस। अब सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ये जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, P इम्प्लीकेशन Q। और हम ऊपर टॉपिक में देख चुके हैं कि P इम्प्लीकेशन Q का हम कॉन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले कॉन्वर्स मीन्स क्या, Q इम्प्लीकेशन P, यानी पहले नंबर पे हमें क्या लिखना है, इफ के बाद Q लिखना है और देन के बाद P लिखना है। मतलब इफ के बाद सेकंड सिंपल स्टेटमेंट, देन के बाद फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट। तो लिखिए इफ प्रेशर इंक्रीजेस, ये है Q, देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ये है P। समझ में आ गया। इसके बाद इनवर्स में निगेशन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q। मीन्स P जो है फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट उसको निगेशन के फॉर्म में लिखना है, देन के बाद Q को भी निगेशन के फॉर्म में लिखना है। तो लिखिए प्रॉपर जगह पे नॉट लगाना है हमें। तो इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। बहुत आसान है। हमने यहाँ पे क्या किया, P को भी निगेशन के फॉर्म में लिखा और Q को भी निगेशन के फॉर्म में लिखा। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ट्रापोजिटिव, निगेशन Q इम्प्लीकेशन निगेशन P। ने कॉन्ट्रापोजिटिव ये कॉन्वर्स का निगेशन है, ऐसा हम यहाँ पे कर सकते हैं। जिस तरह कॉन्वर्स लिखे है वहाँ पर हम प्रॉपर जगह पर नॉट लगा देंगे। तो इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। एक बार चेक कर लीजिए, बहुत आसान है और एग्जाम्पल हमेशा बोर्ड में आता ही है। और इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली एक एक्सरसाइज 1.3, इसके भी एग्जाम्पल्स हमने स्टडी किया था। लास्ट वीडियो मीन्स लेक्चर नंबर 3, इस वीडियो को आप ओपन करके ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। इसमें कुछ स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसको हम सिंपली रूल कर सकते हैं, कुछ लॉ कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके हम बोर्ड में कुछ एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट। अब यूजिंग हमको नहीं करना है किसका, ट्रूथ टेबल का, तो हम उसको शो कैसे करेंगे। तो ऐसे वक्त हम इन रूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक एक रूल। पहले है आइडम्पोटेंट लॉ, मीन्स P कंजंक्शन P इट इज इक्विवेलेंस टू P एंड P डिसजंक्शन P इज इक्विवेलेंस टू P। मतलब P और P का कंजंक्शन, P और P का डिसजंक्शन ये P के बराबर होता है। अब आप बोलोगे कि भाई ये कैसे आता होगा, इसके पीछे का भी कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हाँ, है इसका कॉन्सेप्ट। P और P ये देखो दोनों भी यहाँ पर सेम है। मतलब हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं T, दोनों साइड में T और बीच में सिंबल है कंजंक्शन। उसी तरह T बीच में सिंबल है डिसजंक्शन। अब ट्रूथ टेबल देखेंगे हम कंजंक्शन और डिसजंक्शन का। क्या कहता है ट्रूथ टेबल, जब दोनों ट्रूथ वैल्यू T है तो उसका कंजंक्शन क्या होगा, T होगा, और दोनों ट्रूथ वैल्यू यदि T है तो उसका डिसजंक्शन भी क्या होगा, T होगा। अब देखिए यहाँ पर समझ में आ गया, बहुत आसान है। इसके बाद कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ एक नंबर के फॉर्म में यदि हम उसको समझे तो 1+2 को हम 2+1 लिख सकते हैं, 3+5 को हम 5+3 लिख सकते हैं। तो उसी तरह P डिसजंक्शन Q को हम Q डिसजंक्शन P लिखेंगे। ये कैसे आता है, P और Q, P को हम T कंसीडर कर रहे हैं, Q को F कंसीडर कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या है, डिसजंक्शन है। तो T डिसजंक्शन F ये क्या होगा, T होगा अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल। Q डिसजंक्शन P, अब Q को हमने क्या लिया था, F लिया था, और P को क्या लिया था, T लिया था, और दोनों का डिसजंक्शन इसका क्या होगा, T होगा। देखिए यहाँ पे दोनों भी T आ रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंस होंगे। सेम टू सेम P कंजंक्शन Q इज इक्विवेलेंस टू Q कंजंक्शन P। इसको भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे हम 3 नंबर कंसिडर कर रहे हैं, जैसे एक 1, एक 2 और एक 3। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे 1 प्लस इन ब्रैकेट 2 + 3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 1 + 2 एक ब्रैकेट में +3 बाहर भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 1 + 2 + 3 ऐसे सिंपली भी लिख सकते हैं। आगे समझ में।
बहुत आसान है। ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। इसका दूसरा भी रिजल्ट है कि पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर इज इक्विवेलेंस टू इन फर्स्ट ब्रैकेट पी डिसजंक्शन क्यू ब्रैकेट क्लोज डिसजंक्शन आर इट इज आल्सो इक्विवेलेंस टू पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर। और इसको समझने के लिए हम ट्रूथ टेबल का भी यूज कर सकते हैं। आप उसको चेक यदि करना है तो आप ट्रूथ टेबल का भी यूज करके उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसमें यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ नंबर्स कंसीडर करेंगे, जैसे 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5। 2 के बाद बीच में मल्टीप्लिकेशन और इस ब्रैकेट में 3 + 5। अब ये बताइए 2 × 3 + 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको 2 × 3 + 2 × 5 लिख सकते हैं। चेक कर लो, 2 इन ब्रैकेट 3 + 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? पहले तो 2 × 3 सेपरेट मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 × 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब सेम कॉन्सेप्ट देखिए, ये कंजंक्शन की जगह सपोज ये मल्टीप्लिकेशन है और डिसजंक्शन के जगह सपोज ये प्लस है। P के जगह 2 है, Q के जगह 3 है और R के जगह 5 है। कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेपरेट P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन R ऐसा लिखेंगे। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका सेकंड रिजल्ट P डिसजंक्शन इन ब्रैकेट Q कंजंक्शन R इट इज इक्विवेलेंस टू P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन P डिसजंक्शन R। इसको भी आप समझ सकते हो ये ऐसे नंबर्स लेके या फिर ट्रूथ वैल्यूज कंसीडर करके। ओके, इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ पहले हम स्टडी कर चुके हैं। यह है निगेशन ऑफ कंजंक्शन और यह है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, जिसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। इसके रिजल्ट हमें मालूम है। ट्रूथ टेबल को हम कंपेयर करके इन दोनों को इक्विवेलेंस दिखा सकते हैं और पहले दिखा भी चुके हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लॉ है आइडेंटिटी लॉ। क्या कहता है आइडेंटिटी लॉ? पी डिसजंक्शन एफ इट इज इक्विवेलेंस टू पी, मतलब एक स्टेटमेंट होगा और एक ट्रूथ वैल्यू एफ दी होंगी, उनका डिसजंक्शन ये पी होता है। उसी तरह एक स्टेटमेंट है और एक ट्रूथ वैल्यू टी है, उसका डिसजंक्शन टी होता है। एक स्टेटमेंट पी है और एक एफ है, इनका कंजंक्शन एफ होता है। और एक सिंपल स्टेटमेंट पी और एक ट्रूथ वैल्यू टी, इनका कंजंक्शन पी होता है। अब ये कैसे होता है ये समझने के लिए हम ट्रूथ टेबल का यूज़ करेंगे। पी डिसजंक्शन एफ इक्वल्स टू पी। अब सपोज पी के बराबर हम टी लेते हैं, तो टी डिसजंक्शन एफ, टी और एफ का डिसजंक्शन क्या होगा? टी होगा। देखिए यहाँ पे टी है, शुरुआत में भी टी है, दोनों जगह पर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो देखो यहाँ पर ये पी है और यहाँ पे पी है। लॉजिक समझा? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, पी डिसजंक्शन टी इज इक्विवेलेंस टू टी। पी को हम क्या ले रहे हैं? टी ले रहे हैं। टी और टी का डिसजंक्शन क्या होगा? टी होगा। देखिए आ गया रिजल्ट। इसके बाद नेक्स्ट, पी कंजंक्शन एफ इट इज इक्विवेलेंस टू एफ। ठीक है, अब हम पी को क्या ले रहे हैं? टी ले रहे हैं। टी और एफ, इसका कंजंक्शन क्या होगा? एफ होगा। आ गया रिजल्ट। उसके बाद पी कंजंक्शन टी, ये पी के बराबर होता है। अब सपोज हम पी को टी कंसीडर करेंगे, तो टी कंजंक्शन टी किसके बराबर होगा? टी के बराबर। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? टी ले रहे हैं। तो यहाँ आ रहा क्या है? टी आ रहा है। जब हम यहाँ पे पी रखेंगे तो आएगा क्या? पी। उम्मीद करता हूँ आपको आइडेंटिटी लॉ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये भी इम्पॉर्टेंट है। पी कंजंक्शन निगेशन पी, ये किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। उसी तरह पी डिसजंक्शन निगेशन पी, ये टी के बराबर होगा। अब बोलने को तो हम बोल रहे कि भैया एफ और टी के बराबर होगा, पर ये आता कैसे है तो भी हम यहाँ पे देखेंगे। पी को हम टी ले रहे, पुट कर दो यहाँ पे, तो पी कंजंक्शन निगेशन टी। पी को क्या ले रहे? टी ले रहे। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो निगेशन टी क्या होता है? एफ होता है। फिर आगे टी कंजंक्शन एफ, ये किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। समझ में आ गया एफ कैसे आता है? उसी तरह पी डिसजंक्शन निगेशन पी, ये टी के बराबर होगा। इसको भी हम समझेंगे। टी डिसजंक्शन निगेशन टी, ये होगा टी डिसजंक्शन एफ, एंड टी और एफ का डिसजंक्शन क्या होता है? टी होता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ।
इसके बाद नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन लॉ। P डिसजंक्शन इन ब्रैकेट P कंजंक्शन Q, ये P के बराबर होगा। हम P को T और Q को ये आप कंसिडर करके इन दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं। जैसे हमने ये ऊपर में सॉल्व किया उस तरह से भी आप यहाँ पे T और F को पुट करके P दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कंडीशनल लॉ। P इम्प्लीकेशन Q इज इक्वेलेंस टू निगेशन P डिसजंक्शन Q। एंड लास्ट है बाय कंडीशनल लॉ P डबल इम्प्लीकेशन Q इट इज इक्वेलेंस टू इन फर्स्ट ब्रैकेट P इम्प्लीकेशन Q कंजंक्शन Q इम्प्लीकेशन P इट इज आल्सो इक्वेलेंस टू निगेशन P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन P। तो आपको ये जो टेबल है बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, लर्न करना है, क्योंकि इसका ही यूज करके हम इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है जिसमें ट्रूथ टेबल का यूज़ न करते हुए हमें शो करना होता है, उसी तरह यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन स्टेटमेंट का फाइंड आउट करना है, उसके लिए इन रूल्स का, इन लॉ का यूज़ होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग विथ जस्टिफिकेशन। इसका मतलब है कि निगेशन के जो रूल्स है, यानी अभी जो हमने पिछला टेबल देखा वो और इसके पहले निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट टॉपिक पढ़ा वो, इनका यूज़ करके हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इनका क्या निकालना है, निगेशन निकालना है। और विथ जस्टिफिकेशन मतलब रूल्स जो हम यूज करेंगे वो रूल्स हमें इस राइट हैंड साइड में नोट करना है, लिखना है। स्टूडेंट्स ये याद रखना कि जब बोर्ड के एग्जाम में यदि ऐसे टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आते हैं तो मिनिमम 2 रूल्स 2 लॉ का यूज़ करना है, मतलब लिखना है। और यदि 3 मार्क्स के लिए आते हैं तो 3 लॉ लिखना जरूरी है, और 4 मार्क के लिए आते हैं तो कम से कम 4 रूल 4 लॉ यहाँ पे हमें डिनोट करने जरूरी होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है निगेशन Q इम्प्लीकेशन P, इसका क्या निकालना है, निगेशन निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे, देखिए स्टेप्स, इट्स निगेशन इज, किसका निगेशन, निगेशन Q इम्प्लीकेशन P का निगेशन, तो ये निगेशन का सिंबल। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर निगेशन Q इम्प्लीकेशन P दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे फॉर्म कौन सा हमको नजर आ रहा है, P इम्प्लीकेशन Q का फॉर्म नजर आ रहा है। देखिए ब्रैकेट के अंदर P इम्प्लीकेशन Q एंड P इम्प्लीकेशन Q कंडीशनल लॉ हमें पता है ये होता है निगेशन P डिसजंक्शन Q के बराबर। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में P के जगह क्या है तो निगेशन Q है, और Q के जगह क्या है तो P है। तो उसी तरह हम ये जो P दिया हुआ है राइट साइड में निगेशन के साथ, अभी P के जगह क्या लगाएंगे, निगेशन Q लगाएंगे। देखिए निगेशन के साथ निगेशन Q फिर डिसजंक्शन, और Q के जगह सेकंड नंबर पे क्या दिया, यहाँ पर P दिया है। एकदम सिंपल है, मतलब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कंडीशनल लॉ। निगेशन का सिंबल है इट इज निगेशन Q इम्प्लीकेशन P, इसको हम कंपेयर करेंगे P इम्प्लीकेशन Q के साथ, मतलब कंडीशनल लॉ का यूज करेंगे जो होगा निगेशन P डिसजंक्शन Q, मतलब P के बराबर यहाँ पे निगेशन Q है और Q के बराबर P है, पुट कर दिए। तो फर्स्ट रूल हमने क्या लगाया, कंडीशनल लॉ। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए निगेशन ऑफ निगेशन Q, निगेशन ऑफ निगेशन क्या करता है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो Q बचेगा। ओके, मीन्स निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन P, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q ये किसके बराबर होता है, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q के बराबर होता है, ये हमें मालूम है। अब ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे, तो निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन P ये होगा निगेशन Q कंजंक्शन निगेशन P के बराबर। समझ में आ गया, बहुत आसान है। इसके लिए हमको यहाँ पे लॉ और रूल्स का यूज़ करना पड़ता है, वो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, P कंजंक्शन निगेशन Q। अब इसका निगेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो P कंजंक्शन निगेशन Q को क्या लगा रहे, ये निगेशन सिंबल लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, देखिए लास्ट में अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ का यूज किए थे, और डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, जैसे P कंजंक्शन Q है और बाहर निगेशन है, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे, P के बराबर P है और इधर Q के बराबर निगेशन Q है, सिंपली पुट कर दो। तो सबसे पहले निगेशन P,
मीन्स निगेशन पी, फिर सिंबल है डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, और उसके बाद में फिर निगेशन क्यू है, तो निगेशन क्या होगा, निगेशन क्यू। इसके बाद निगेशन ऑफ निगेशन क्यू हो जाएगा क्यू, यहाँ पे हम यूज करेंगे निगेशन ऑफ निगेशन। ये मैंने जो लाल कलर में ये जो यहाँ पे लॉ लिखे हैं, रूल्स लिखे हैं, ये आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सेकंड नंबर। नेक्स्ट है नंबर 3, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। अब ये पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू का निगेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर निगेशन सिंबल दे देंगे, फिर उसके बाद यूज करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। अगेन फिर से डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इट इज इक्वलेंस टू निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। हियर पी इक्वल्स टू पी एंड क्यू इक्वल्स टू क्या है, निगेशन क्यू है, यहाँ पुट कर दीजिए, ये होगा निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। निगेशन ऑफ निगेशन क्यू होता है क्यू, तो रिजल्ट आएगा निगेशन पी कंजंक्शन क्यू। तो यहाँ पे हमने यूज किया रूल निगेशन ऑफ निगेशन। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेटमेंट पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन आर एंड इट्स निगेशन इज। देखिए पूरा जो स्टेटमेंट है इसके बाहर हमने क्या लगाया, निगेशन लगाया। अब जब हम मेन ब्रैकेट की तरफ देखते हैं तो ये फर्स्ट ब्रैकेट और इधर आर दिया हुआ है, तो हम ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको हम पी लेंगे, आर को हम क्यू कंसिडर करेंगे, और बीच में क्या है, कंजंक्शन है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, निगेशन है। यानी फिर से हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहे हैं। ओके, ठीक है ना। तो डी मॉर्गन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ये होगा निगेशन, ये ब्रैकेट जैसे के वैसे रखेंगे, और उसके बाद फिर ये कंजंक्शन की जगह क्या आएगा, डिसजंक्शन, नेक्स्ट निगेशन आर, इट इज द डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट अगेन यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, देखिए यहाँ पे पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू है जिसका निगेशन हमें फाइंड आउट करना है। पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू का निगेशन, देखिए यहाँ पे सेपरेट निगेशन पी, फिर यहाँ पे सिंबल है डिसजंक्शन, तो यहाँ पे आएगा कंजंक्शन, फिर लिखेंगे निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, बाकी ये एज इट इज, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने फिर से क्या यूज किए, डी मॉर्गन्स लॉ यूज किए। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप निगेशन ऑफ निगेशन क्यू मतलब क्यू, ये होगा रिक्वायर्ड निगेशन। समझ में आ गया आपको। यानी यहाँ सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करके हम ये सारे एग्जांपल्स को सॉल्व किए, इसका मतलब हमें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ को याद रखना होगा। इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है। अब जरूरी नहीं है कि निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू एच होगा, इस पी की जगह क्यू हो सकता है, इस क्यू की जगह आर हो सकता है, या फिर इस पी के जगह पर निगेशन पी हो सकता है और क्यू के जगह क्यू हो सकता है, या फिर इस पी के जगह पी हो सकता है और क्यू के जगह निगेशन क्यू हो सकता है। तो हमें इनके रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, जो स्टैंडर्ड लॉ है वो क्या कहता है, निगेशन ऑफ पी पहले, यानी यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो भी होगा वो लिखेंगे निगेशन के साथ, और फिर सिंबल कंजंक्शन है तो यहाँ डिसजंक्शन लगाएंगे, और फिर क्यू के पहले निगेशन क्यू लगाएंगे। यानी यहाँ पे क्यू के पोजीशन पे जो भी होगा उसके पहले क्या लगाना है, निगेशन लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्टेटमेंट है पी इम्प्लीकेशन इन ब्रैकेट पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, इसका निकालना है निगेशन। देखिए ये स्टेटमेंट को हम क्या लगा रहे हैं, निगेशन लगा रहे हैं। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करना होगा कंडीशनल लॉ। क्यों करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में पी इम्प्लीकेशन वाला फॉर्म दिया हुआ है, तो ये जो ब्रैकेट है इसको हम कंसिडर कर रहे हैं क्यू। तो स्टैंडर्ड कंडीशनल लॉ क्या कहता है कि पी इम्प्लीकेशन क्यू इट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। मतलब ये पी के जगह जो होगा वो यहाँ पे हम निगेशन के साथ लिखेंगे और इस क्यू के पहले क्या लगाएंगे, डिसजंक्शन। तो देखिए पी की जगह क्या आएगा, निगेशन पी आएगा, फिर कौन सा सिंबल आएगा, डिसजंक्शन, और फिर ये इस क्यू के जगह जो भी होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगेन डी मॉर्गन्स लॉ का यूज, यानी यहाँ पर हमें डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करना है। देखो निगेशन के बाद ये जो निगेशन पी है इसको हम पी कंसिडर करेंगे, स्टैंडर्ड पी, और ये ब्रैकेट को क्यू कंसिडर करेंगे, और बीच में क्या है, डिसजंक्शन है और बाहर निगेशन है। तो यहाँ पे यूज़ होगा डी मॉर्गन्स लॉ, और डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इज इक्विवेलेंस टू निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू।
मतलब पी की जगह जो होगा उसको हम निगेशन लगाएंगे, उसके बाद सिंबल चेंज कंजंक्शन, और जो क्यू की जगह होगा उसके बाहर भी हम क्या लगाएंगे, निगेशन लगाएंगे। तो निगेशन ऑफ निगेशन पी ये क्या होगा, पी होगा। और इसके आगे अगेन फिर से डिमॉर्गन्स लॉ, तो निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, उसके बाद अगेन निगेशन ऑफ निगेशन पी के जगह पर यहाँ क्यू के जगह क्या आएगा, क्यू आएगा। तो ये है हमारे गिवन स्टेटमेंट का निगेशन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन इन सेकंड ब्रैकेट पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, इसका अब निगेशन निकालना है। तो सबसे पहले ये पूरा जो पैटर्न है स्टेटमेंट है इसके बाहर हमने क्या लगाया, निगेशन लगाए। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रूल्स का। तो ये देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को हम कंसिडर करेंगे पी, ये जो सेकंड पार्ट है इसको कंसिडर करेंगे क्यू, और इनके बीच में सिंबल है डिसजंक्शन का, और ये मेन ब्रैकेट के बाहर है निगेशन। तो क्या होता है, डिमॉर्गन्स लॉ, इट इज इक्वल्स टू निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, यानी जो फर्स्ट पार्ट होगा इसके बाहर निगेशन लगाएंगे। देखिए पहले तो ये निगेशन ब्रैकेट के बाहर जैसे कि वैसे रहेगा, है ना, ये बाहर है, तो निगेशन ऑफ ये फर्स्ट पार्ट मतलब पी हो गया। तो हम क्या करते हैं, निगेशन ऑफ पी लगाएंगे, मतलब निगेशन ऑफ ये फर्स्ट पार्ट कंजंक्शन निगेशन ऑफ सेकंड पार्ट। फिर इसके बाद में क्या होगा, निगेशन ऑफ निगेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल होकर यहाँ पे बचेगा पी कंजंक्शन क्यू। फिर आगे बढ़ेंगे, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू का निगेशन निकालना है। तो मैंने जब भी बताया था कि जरूरी नहीं कि पी के जगह पीच होगा और क्यू के जगह क्यू होगा, क्यू के जगह पर निगेशन क्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो रूल डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। तो देखिए यहाँ पे निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। इसके बाद अगेन निगेशन से निगेशन कैंसिल, क्यू बचेगा। और फिर हम अब यहाँ पे यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि हमको इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लाना है, लास्ट आंसर तक पहुँचना है। तो देखिए यहाँ पे क्यू दोनों जगह पर सेम है और दोनों के पहले कंजंक्शन सिंबल है सेम, मतलब हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं कंजंक्शन क्यू। कंजंक्शन क्यू को यदि कॉमन निकाले तो बचेगा क्या, पी बचेगा, फिर ये कंजंक्शन सिंबल बचेगा और निगेशन पी बचेगा। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद पी कंजंक्शन निगेशन पी ये होता है एफ, और ये हम देख चुके थे कॉम्प्लीमेंट लॉ के ऊपर से। कॉम्प्लीमेंट लॉ हमको मालूम है कि यदि पी और निगेशन पी का कंजंक्शन ये क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ। एंड लास्ट आंसर एक ट्रूथ वैल्यू एफ है और एक सिंपल स्टेटमेंट है, उसका कंजंक्शन क्या होगा, एफ होगा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ। जो हमने वो टेबल बनाए थे वो टेबल का यूज़ हम यहाँ पे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से इसे अटेंड करते हुए इसको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। मतलब हम यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिए हैं इसको इफ और देन का यूज़ न करते हुए लिखना है। अब जो गिवन स्टेटमेंट है वो इफ और देन के फॉर्म में है, मतलब इम्प्लीकेशन, और हमें इम्प्लीकेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता है अकॉर्डिंग टू कंडीशनल लॉ, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। यानी यदि हम इस गिवन स्टेटमेंट को पी और क्यू के फॉर्म में लिख कर इसे यदि हम निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो वो पी इम्प्लीकेशन के क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। मतलब हमको इस स्टेटमेंट को निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट एग्जांपल इज, इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज हॉनेस्ट। इन दिस स्टेटमेंट वी कंसिडर पी मीन्स अ मैन इज अ जज एंड क्यू मीन्स ही इज हॉनेस्ट। मतलब इफ के बाद में जो फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट है, पी मीन्स अ मैन इज अ जज एंड क्यू मीन्स ही इज हॉनेस्ट, और ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसका सिंबॉलिक फॉर्म है पी इम्प्लीकेशन क्यू का। एंड वी नो दैट पी इम्प्लीकेशन क्यू इज इक्विवेलेंस टू निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशनल लॉ। तो हमें ये जो स्टेटमेंट है इसको कन्वर्ट निगेशन पी कंजंक्शन क्यू के फॉर्म में करना है, डिसजंक्शन क्यू के फॉर्म में करना है। देन द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, किसके फॉर्म में लिखना है, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू के फॉर्म में। तो सबसे पहले जो हमारा पी होगा उसको क्या करना होगा, निगेशन करना होगा, और फिर बीच में डिसजंक्शन और बाद में क्यू। तो पी को निगेशन बना के लिखो, अ मैन इज अ जज, इसका निगेशन होगा अ मैन इज नॉट अ जज। देखिए अ मैन इज नॉट अ जज, फिर है सिंबल डिसजंक्शन, डिसजंक्शन के लिए हम लगाते हैं और फिर क्यू मतलब ही इज हॉनेस्ट। तो ये हो जाएगा गिवन स्टेटमेंट के
इक्विवेलेंट, जिसमें हमने इफ और देन का यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल, इफ 2 इज अ रैशनल नंबर देन √2 इज अ इरेशनल नंबर। इफ के बाद में जो स्टार्ट हो रहा है सिंपल स्टेटमेंट उसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन के बाद वाले को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसका सिंबॉलिक फॉर्म है पी इम्प्लीकेशन क्यू, एंड वी नो दैट पी इम्प्लीकेशन क्यू इज इक्विवेलेंस टू निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशनल लॉ। देन द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, हमें गिवन स्टेटमेंट को निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो ये जो पी है इसको पहले निगेशन लिखेंगे, 2 इज़ अ रैशनल नंबर, इसका निगेशन होगा 2 इज़ अ नॉट अ रैशनल नंबर। देखिए 2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, फिर है डिसजंक्शन मतलब और, फिर √2 इज अ इरेशनल नंबर, √2 इज अ इरेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका थर्ड एग्जाम्पल, इफ f(2) is equals to 0 then f(x) is divisible by x minus 2। इसमें p है f(2) equals to 0 एंड q है f(x) is divisible by x minus 2। गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म है p implication q, एंड वी नो दैट p implication q is equivalent to negation p disjunction q according to conditional law। तो गिवन स्टेटमेंट कन्वर्ट कैसे होगा, पहले हमको p को निगेशन लिखना होगा, यानी f(2) इज इक्वल टू 2 का निगेशन क्या होगा, f(2) इज नॉट इक्वल्स टू 0 और f(x) इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जिसमें हमें क्या करना था, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स थे उसको रिराइट करना था विदाउट यूजिंग इफ एंड देन। इसके बाद एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। यहाँ पे हमें विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल करना है, और स्टूडेंट्स बहुत बार यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, दिया होता है विदाउट यूजिंग और यहाँ पे यूज करते हैं ट्रूथ टेबल। भाई आंसर तो दोनों का सेम आएगा ही, बट फाइनल आंसर हमें सेम नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर रूल्स का यूज करते हुए इसको प्रूफ दिखाना है। तो ठीक है, यहाँ पे गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करेंगे एक पहले आसान एग्जाम्पल के साथ। नंबर सेकंड, P disjunction Q conjunction in second bracket P disjunction negation Q it is equivalence to P। मतलब ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमें सॉल्व करना है और लाना किसके बराबर है, P के। देखिए स्टेप, यहाँ दोनों ब्रैकेट में कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, यानी हमको देखो इसको बहुत स्मॉल बनाना है, मतलब सिंगल स्टेटमेंट के फॉर्म में लाना है। तो P डिसजंक्शन Q और P डिसजंक्शन निगेशन Q इसमें कॉमन है P डिसजंक्शन। तो P डिसजंक्शन को यदि हम कॉमन निकालते हैं तो बचेगा क्या, Q कंजंक्शन निगेशन Q। और ये रूल कौन सा है, इट इज़ द बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ही हम इस तरह लिखते हैं ना कि P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R इज इक्विवेलेंस टू P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन P डिसजंक्शन R। देन नेक्स्ट, ये जो ब्रैकेट है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ इट इज़ इक्वल्स टू F। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ का जो हमें एक चार्ट हमने जो भी बनाया था, इसमें Q कंजंक्शन निगेशन Q अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ ये क्या होगा, F होगा। ठीक है, एंड देन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी लॉ, एक P है और F है, एक स्टेटमेंट है और एक ट्रूथ वैल्यू F है, इसका डिसजंक्शन ये P होता है, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं, एंड इट इज़ द राइट हैंड साइड। देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पैटर्न है, ये क्या होंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंस है, और हमने ये प्रूव किया विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट एग्जांपल, P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्विवेलेंस टू इन फर्स्ट ब्रैकेट P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन इन सेकंड ब्रैकेट निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। हियर वी कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड P डबल इम्प्लीकेशन Q। अब P डबल इम्प्लीकेशन Q इसका रिजल्ट हमें पता है, P डबल इम्प्लीकेशन Q को हम P इम्प्लीकेशन Q कंजंक्शन Q इम्प्लीकेशन P लिख सकते हैं। अब ये दोनों इक्वल है या नहीं ये वो चेक करने के लिए आप ट्रूथ टेबल का भी यूज कर सकते हो, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो को आप रेफर करके ये इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, P इम्प्लीकेशन Q एंड हियर Q इम्प्लीकेशन P, इसकी इक्विवेलेंस क्या होगा ये हमको लिखना होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशनल लॉ हमें पता है कि P इम्प्लीकेशन Q इज इक्विवेलेंस टू निगेशन P डिसजंक्शन Q होता है। तो P इम्प्लीकेशन Q क्या होगा, निगेशन P डिसजंक्शन Q।
मैंने जब भी कहा था कि P और Q यही सीक्वेंस में होंगे, जरूरी नहीं है, पहले Q भी हो सकता है, बाद में P हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशनल लॉ ये होगा निगेशन Q डिसजंक्शन P, निगेशन Q डिसजंक्शन P। नेक्स्ट स्टेप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या कर रहे हैं, देखो दो ब्रैकेट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, यदि P, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R यदि है तो इसे हम P कंजंक्शन R डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R लिख सकते हैं। तो यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। निगेशन P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन ये ब्रैकेट है, इसको हम लिखेंगे निगेशन P कंजंक्शन ये सेकंड ब्रैकेट, डिसजंक्शन Q कंजंक्शन सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ निगेशन कंजंक्शन निगेशन Q ये पहला ब्रैकेट, डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन P ये सेकंड ब्रैकेट। तो ये फर्स्ट मैंने ब्रैकेट के दो पार्ट हो गए। फिर उसके आगे डिसजंक्शन अगेन Q कंजंक्शन निगेशन P ये फर्स्ट ब्रैकेट, डिसजंक्शन Q कंजंक्शन P ये सेकंड ब्रैकेट। अगेन ये मेन सेकंड ब्रैकेट के ये दो पार्ट हो गए। इसमें यूज हमने काय का की, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का की। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप निगेशन P कंजंक्शन P एंड Q कंजंक्शन निगेशन Q, इन दोनों के जो रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि P कंजंक्शन निगेशन P किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। तो फिर ये दोनों भी किसके बराबर होंगे, F के बराबर होंगे। लगा दिए। द नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेटमेंट है और एक ट्रूथ वैल्यू है F, और इन दोनों का डिसजंक्शन क्या होगा, स्टेटमेंट होगा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ। एक स्टेटमेंट है और एक ट्रूथ वैल्यू F है, उसका डिसजंक्शन क्या होगा, स्टेटमेंट होता है। उसी तरह F डिसजंक्शन Q कंजंक्शन P, मतलब एक ट्रूथ वैल्यू F है और एक स्टेटमेंट है, इसका डिसजंक्शन क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, Q कंजंक्शन P है, लिख लिया हमने। इसको हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द कम्यूटेटिव लॉ इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस तरह से प्रूफ चाहिए राइट हैंड साइड। तो हम ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसको हम पहले नंबर पे लिख रहे हैं और फर्स्ट ब्रैकेट को हम सेकंड नंबर पे लिख रहे हैं। तो यही क्या है, रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। हेंस ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंस, जिसमें हमने विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल मीन्स रूल्स का यूज करते हुए इसको हमने प्रूव किया है, सॉल्व किया। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल, प्रूव दैट इन फर्स्ट ब्रैकेट P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन इन सेकंड ब्रैकेट निगेशन P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन इन थर्ड ब्रैकेट P कंजंक्शन निगेशन Q, इट इज इक्विवेलेंस टू P डिसजंक्शन Q। हियर वी कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में सिमिलर वाले स्टार्टिंग के जो दो ब्रैकेट है उसको हम मेन ब्रैकेट में ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यानी ये हमने किए एसोसिएटिव लॉ का यूज करके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, जो हमने फर्स्ट ब्रैकेट कंसीडर किए हैं इसमें कुछ कॉमन है, क्या है, निगेशन Q। तो ये मेन पहले ब्रैकेट में से हमने क्या कॉमन निकाला, निगेशन Q को कॉमन निकाला। तो बचेगा क्या, P डिसजंक्शन निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन P, लास्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज। और ये जो हम ये कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, एक एक स्टेप आप अच्छे तरीके से इसको चेक करके लिखना है। इसके बाद P डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q। अब ये जो ब्रैकेट है हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, ये किसके बराबर होगा, T के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ। P डिसजंक्शन निगेशन P ये T के बराबर होता है। ओके, देन नेक्स्ट एक ट्रूथ वैल्यू T है और एक स्टेटमेंट है, इसका कंजंक्शन स्टेटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप Q डिसजंक्शन इन ब्रैकेट P कंजंक्शन निगेशन Q है। तो हम यहाँ पर अब यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि हमें जो प्रूफ चाहिए वो प्रूफ अभी तक मिला है क्या, नहीं मिला है, इसीलिए हम यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पहले ब्रैकेट में Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन, सेकंड ब्रैकेट में Q डिसजंक्शन निगेशन Q, दो ये पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट है Q डिसजंक्शन निगेशन Q, ये होता है T के बराबर यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट लॉ, एंड देन यूजिंग आइडेंटिटी लॉ Q डिसजंक्शन P विच कंजंक्शन T
यानी स्टेटमेंट और टी का जो कंजंक्शन है वो स्टेटमेंट होता है। बट ये स्टेटमेंट हमारा प्रूफ है क्या? नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव लॉ हम इसको पी डिसजंक्शन क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, जो स्मॉल जो ब्रैकेट है उसको मेन पहले ब्रैकेट में लिए, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके कंजंक्शन क्यू को कॉमन निकाला, फिर उसके बाद पी डिसजंक्शन निगेशन पी में कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज करके इसको टी लिखे, फिर आइडेंटिटी लॉ का यूज करके ये स्टेटमेंट हो गया क्यू, और फिर उसको हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट लॉ क्यू डिसजंक्शन पी एंड क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन टी एक स्टेटमेंट और एक ट्रूथ वैल्यू है, इसका कंजंक्शन स्टेटमेंट होता है। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ का यूज करके राइट हैंड साइड लाए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये जो 1.4 है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और ये टोटली बेस्ड किसके ऊपर है, जो हमने अलजेब्रा मतलब जो फार्मूले हमने पढ़े थे, मतलब जो रूल्स पढ़े थे, जो हमने स्टार्टिंग में टेबल बनाया था, इसका यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज का ये जो टॉपिक था, मतलब ये जो एक्सरसाइज है 1.4, इसको समझने के लिए ये जो टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। इसमें आइडेम्पोटेंट लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, कंडीशनल लॉ एंड बाय कंडीशनल लॉ, इन लॉ का यूज़ करके इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम बहुत जाता है कि सब तो समझ में आ जाता है, बट ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से समझ में नहीं आती, और उसका रीज़न है कि ये टेबल हमें याद नहीं रहता। और ये याद रखना बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसके ऊपर करना होता है। इसके ऊपर से आप ये टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर नंबर 4 है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो 12th क्लास में आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो पढ़ते हैं, उनको इस वीडियो को आपको शेयर करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर 5 में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।